एक पेशेंट ने मुझको कहा, मुझको यूपी आने में डर लग रहा है क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे रेप हो रहा है। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट समय में बहुत तेजी से पेट 9 महीने में फूलता है जी। 10 केजी का वेट गेन होता है कम से कम जी। और इतना एक्सटेंडेड टमी फूलने के बाद जब भी डिलीवरी होती है तो इसकी बहुत ब्यूटी। आज तक कोई पेशेंट ऐसा हुआ ही नहीं है जो कराने के बाद कि जो टमी टक कराने के बाद रिग्रेट फील। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग एक ही बच्चा पैदा करें क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गई है। मम्मी मेकर हो या ना हो, देश की जनसंख्या कंट्रोल में होनी चाहिए। अब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद अगर कोई पर्सन वो हैंग स्किन और स्ट्रेच मार्क एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कुछ मिस कर रहा है। एक बार हमारे पास एक लड़का आया, करीब 120-30 केजी के आसपास उसका वजन था, खूब मोटा, और लड़का बिल्कुल मस्त कि हमको तो पिज्जा बर्गर ही अच्छा लगता है, हमको तो यही खाना होता है, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल गेम खेलते रहते हैं। 20-21 साल के आसपास का था और चूंकि इकलौता बेटा था इसलिए बहुत ज्यादा लाडला भी था कि मैंने उसको बोला कि तुम धरती पर बोझ हो। जब अपनी गाड़ी के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपनी ऐसी चीज जिसको आप दोबारा खरीद सकते हो, पा सकते हो, उसको भी बेस्ट, उसके लिए आप बेस्ट चूज करते हो, लो बजट नहीं लेते हो, तो बॉडी में तो एक ही बार चांस मिलता है। एक बार अगर मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो फिर रिवर्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यूजुअली टमी टक कराने के बाद अगर आपकी फिर से प्रेगनेंसी नहीं हुई है और मोर और लेस अगर आप वेट मेंटेन करके चलते हैं तो इसका इफेक्ट कम से कम 20 से 30 साल तक रहेगा कि स्किन की टोन ऑलरेडी अच्छी है, स्किन कोई लटकी नहीं है, स्किन लूज नहीं है, तो सिर्फ लाइपोसक्शन से काम चल जाएगा। मेल्स यूजुअली टमी टक की जरूरत पड़ती है 40-45 के आसपास, क्योंकि उसके पहले, क्योंकि मेल्स प्रेग्नेंट होते नहीं हैं, टमी टक तब चूज करें जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो। स्टार्ट है। आज हम डिकोड करेंगे टमी टक, जिसे डॉक्टर्स कहते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी, और मेरे साथ हैं आज 25 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ एमसीएच और डीएनबी क्वालिफाइड डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी। स्वप्निल डिकोड्स में आपका दिल से स्वागत है सर। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। और सर आज हमें कन्वर्सेशन दैट मैटर्स, और आई होप कि ये मैटर करे, जो लोग देखें उनको मैटर करे। सर आपने 25 साल से ज़्यादा प्रोफेशन को दिया है। लोगों ने हमेशा प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, तो इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी एक पेरेंट ब्रांच है और प्लास्टिक सर्जरी की 2 सब ब्रांच होती हैं। एक होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरी होती है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी को लोग एस्थेटिक सर्जरी भी बोलते हैं। अब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मीन्स जिसको रिकंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदाइशी उसमें कुछ कमियां हैं, चोट लगने के पास कुछ विकृति हो गई, जलने के बाद कुछ विकृति हो गई, एक्सीडेंट होने की वजह से कोई विकृति हो गई, कैंसर में टिश्यूज़ निकाल देने के बाद कोई विकृति हो गई, नसों में कोई चोट आ गई, तो ये जब एक्वायर्ड तरीके से या कंजेनाइटल तरीके से कोई विकृति है और उसको हम फिर से बना देते हैं नॉर्मल तरीके से, तो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है। लेकिन एक आदमी नॉर्मल है जी, लेकिन वो चाहता है कि और खूबसूरत दिखाई पड़े जी, तो उसको कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं। तो इन दोनों को सब मिलाकर के जो पेरेंट ब्रांच होती है उसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। सर बहुत लोग कॉस्मेटिक सर्जरी को सिर्फ वैनिटी या शो ऑफ के लिए जोड़ते हैं। एक सीनियर सर्जन के पर्सपेक्टिव से क्या ये सिर्फ लुक इंप्रूव करने के लिए जोड़ते हैं या इसके पीछे कॉन्फिडेंस भी होता है? जब भी लुक इंप्रूव होगा तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इतिहास गवाह है कि अगर सेम क्वालिफिकेशन और सेम वर्क कैपेबिलिटी है तो उसी आदमी को चांस ज़्यादा मिलता है जो देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगता होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। खूबसूरत बच्चे को ही टीचर ज़्यादा प्यार करती है ना जी। और आज की डेट में जितनी भी वर्क प्लेस हैं, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी जगह हो, लुक मैटर करता है। और साथ में
इस कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ साथ फंक्शन भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं जी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में, चाहे राइनोप्लास्टी हो, चाहे फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी हो, चाहे टमी टक हो, चाहे लाइपोसक्शन हो। इन सब सारी चीज़ों में मैं ये प्रूव करूंगा, आपको बताऊंगा कि लुक के साथ साथ लोगों की हेल्थ कंडीशन और लोगों का जो सफरिंग है वो भी बेटर होती है साथ में। ओके। और कॉन्फिडेंस और जो एक विल पावर होती है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये उसके साथ जुड़ी नेचुरल हुई गिफ्ट है है आई थिंक। सर सिर्फ बेसिक से शुरू करते हैं, मेडिकली या टमी टक एग्जैक्टली होता क्या है और सर्जरी के दौरान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि क्या स्टेप फॉलो होते हैं। टक का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को टक करके फिट कर देना जी। है ना। तो इसी तरह जब टमी की लूज स्किन को फिट कर देते हैं तो ये टमी टक कहलाता है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज है ये। और होता किन लोगों के लिए है? ऑब्वियसली उम्र के साथ और प्रेगनेंसी के बाद जो लूज स्किन होती है, जो लटकी रहती है, उसको जब रीफिट करना होता है तो उसी को टमी टक बोलते हैं। लेकिन कहने में बड़ी सिंपल सा है कि हमने लिया और फिट कर दिया, बट इसके पीछे एक साइंस है पूरी, और इसको स्टेप बाय स्टेप जिससे लुक भी इंप्रूव हो और फंक्शन भी इंप्रूव हो। तो अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो जब पेशेंट हमारे पास आता है इस तरह का जी। जिसका फैट के साथ साथ लूज स्किन है, मोस्टली पोस्ट प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स और थोड़ा सा एजेड कैटेगरी में मेल्स जिनमें स्किन लूज हो जाती है, तो उनको एग्जामिन करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनकी फिटनेस एनेस्थीसिया के लिए देखने के बाद जो सर्जरी में एक्चुअली होता है वो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो उसकी मार्किंग की जाती है कि एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन कहाँ है, क्योंकि लूज स्किन के साथ साथ टमी, फ्लैंक्स, बैक, हिप्स, इन सब एरियाज में फैट भी एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छा, जिसके पास बहुत ज्यादा फैट हो उसका आप लोग मतलब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जी। तो जो ये एक्स्ट्रा फैट होते हैं उनका मार्किंग करते हैं और उसको सबसे पहले लाइपोसक्शन करते हैं जी। लाइपोसक्शन हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले उसका हम लाइपोसक्शन करते हैं कि एक्स्ट्रा फैट जहां जहां पर है उसको सक करके बाहर निकाल लिया, तो ओवरऑल टमी की जो शेप है फैट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बेटर हो गई जी। अब पहले से भी स्किन लटकी हुई थी और फैट और हमने निकाल दिया तो स्किन थोड़ी और लटक जाएगी। तो नीचे से जहां पर सिजेरियन वाला इंसिजन होता है ना, अंडरवियर लाइन के अंदर, जी जी, वहां से कट करते हैं और एब्डोमेन की तरफ जाते हैं। और प्रेगनेंसी के समय जो मांसपेशियां लूज हो चुकी होती है उन मांसपेशियों को भी रिपेयर करके बिल्कुल से फिट कर देते हैं, जो फिर से टाइटन और अपनी पोजीशन में आती है। तो जो कमर का आवर ग्लास शेप होता है ना, इस मसल को टाइट करने की वजह से होता है। एंड उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन होती है, तकरीबन आप इमेजिन नहीं करेंगे, लोगों के अंदर एक एक 1.5 फीट एक्स्ट्रा स्किन होती है लंबाई में। तो वो एक्स्ट्रा स्किन निकाल ली जाती है, जो नेवल होता है उसके लिए नई पोजीशन बनाई जाती है, और तकरीबन मान के चलिए कि नेवल के नीचे के जितनी भी एक्स्ट्रा लटकी हुई स्किन होती है जिसमें स्ट्रेच मार्क भी होते हैं, वो पूरी की पूरी निकाल करके नीचे बिल्कुल सेट करके टक कर दी जाती है। सर तो ये पूरा प्रोसीजर होता है टमी टक का। ओके सर, लाइपोसक्शन और टमी टक को अक्सर लोग सेम समझते हैं, सर दोनों प्रोसीजर में कोर डिफरेंस क्या होता है? लाइपोसक्शन बेसिकली मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे इंसिजन देकर के हम सिर्फ फैट को निकालते हैं और स्किन अपने आप श्रिंक करती है। तो इसलिए लाइपोसक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यंग एज में है और ऑब्वियसली जिसकी स्किन की टोन मेंटेन्ड है, इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री प्रेग्नेंट वाली फीमेल्स या मेल्स कि स्किन की टोन ऑलरेडी अच्छी है, स्किन कोई लटकी नहीं है, स्किन लूज नहीं है, तो सिर्फ लाइपोसक्शन से काम चल जाएगा। लेकिन एक बार अगर स्किन लूज हो गई तो टमी टक, जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद होनी ही होनी होती है, या
उम्र के साथ मेल्स में भी टमी और फ्लैंक की स्किन लूज हो जाती है। सर ये एज क्या होती है, मतलब जो आपके पास ज्यादा वो लोग आते हैं? हर पेशेंट भाई जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी वाले तो 30, 35, 40 तक के आते हैं, उसके बाद भी लोग रहते हैं। मेल्स यूजली टमी टक की जरूरत पड़ती है 40-45 के आसपास, क्योंकि उसके पहले, क्योंकि मेल्स प्रेग्नेंट होते नहीं हैं तो इसलिए उनकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, तो उनमें लूज स्किन यूजली 40, 45, 50 के आसपास आती है। और स्किन की टाइप के हिसाब से भी वेरी करता है। दूसरा ये भी रहता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा एक समय में वेट गिन, कि कोई आदमी मोटा हुआ फिर पतला हुआ तो ऑब्वियसली स्किन लूज हो जाएगी, लेकिन जो पर्सन लंबे समय तक एक्सरसाइज करके अपने वेट को मेंटेन किए रहता, फैट ज़्यादा आने नहीं देता, तो ऑब्वियसली उसकी स्किन लूज होने से बची रहती है, तो उसमें सिर्फ लाइपोसक्शन से काम चल जाता है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें कि अगर टमी में लूज स्किन है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल, तो टमी टक की जरूरत पड़ती है, तभी रिजल्ट अच्छा आता है। अच्छा आता है। और सर जैसे मिनी टमी टक हुआ या फुल टमी टक में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, और सर्जन किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है? इसके नाम में ही मिनी और छुपा हुआ है। मिनी मीन्स हमको थोड़ी सी स्किन को रीसेट करना है जी। मतलब किसी पर्सन के अंदर अगर स्किन की लूजनेस है, लैक्सिटी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसमें मिनी मतलब थोड़ी स्किन, मतलब 1-2 इंच 3 इंच काम निकालने से काम बन सकता है। यूजली इसीलिए मिनी टमी टक मेल्स में ज़्यादा होती है, या अनमैरिड बट थोड़ा सा एजेड जो फीमेल्स होती हैं 30, 40, 45 साल वाली, लेकिन अनमैरिड हैं या उनको कभी भी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ, तो उनके अंदर स्किन बहुत ज़्यादा लूज नहीं होती, थोड़ी बहुत लूज होती है, तो उसमें मिनी टमी टक से काम बदल जाता है। और मिनी टमी टक में 3-4 इंच की स्किन निकालते हैं, बट नेवल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अम्बलाइकस या नेवल उसी पोजीशन पे रहता है। लेकिन फुल टमी टक या एक एक्सटेंडेड टमी टक होता है, तो फुल टमी टक बेसिकली जितनी भी पोस्ट प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स होती हैं उनके अंदर फुल टमी टक की ही जरूरत पड़ती है, या जिनका वेट ज़्यादा होता है। एक्सटेंडेड मीन्स फ्लैंक वाला एरिया, और कभी कभी बैक में भी लोगों के काफ़ी रोल्स बने हुए होते हैं, तो उसमें चारों तरफ मतलब एक्सटेंडेड टमी टक करनी पड़ती है। तो बेसिकली 3 तरह की टमी टक हुई। मिनी टमी टक, थोड़ा स्किन निकालने से काम बन गया। फुल टमी टक, मीडियम टमी टक कह दें। यस, एक्सटेंड मतलब फुल टमी टक को मीडियम कह सकते हैं, बट नॉर्मल नेचुरली जो हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं जी। तो वो एक मिनी टमी टक हुआ, जिसमें 3-4 इंच स्किन निकाला और नेवल को डिस्टर्ब नहीं किया जी। फुल टमी टक यहाँ से यहाँ तक इंसिजन, लेकिन नेवल के नीचे पूरी स्किन निकल जाती है और नेवल का ट्रांसपोजिशन किया जाता है, नई जगह पर नेवल बनाया जाता है। एक्सटेंडेड टमी टक में क्या होता है कि अगर फ्लैंक्स या बैक के आसपास भी रोल स्किन के लटके हुए हैं तो इवन पीछे तक उसको ले जाना पड़ता है, फिटिंग पीछे तक करनी पड़ती है, तो वो एक्सटेंडेड टमी टक कहलाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एब्डोमिनोप्लास्टी भी बोलते हैं। एब्डोमिन मीन्स टमी, प्लास्टी मीन्स उसकी प्लास्टिक सर्जरी जी। सर पोस्ट प्रेगनेंसी डायस्टिस रिएक्टिव काफ़ी कॉमन होता है सर, क्या टमी टक इस कंडीशन को मेडिकली रिपेयर करता है या कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट देता है? बिल्कुल, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट समय में बहुत तेजी से पेट 9 महीने में फूलता है जी। 10 केजी का वेट गेन होता है कम से कम जी। और इतना एक्सटेंडेड टमी फूलने के बाद जब भी डिलीवरी होती है तो स्किन बहुत लूज हो जाती है, साथ में चूंकि मसल भी हैं वो मसल बिल्कुल से फैल जाती है, तो जो रेक्टस मसल होती है यहाँ पे जो हमारी जिसमें 6 पैक दिखाई पड़ते हैं वो बिल्कुल फैल करके अलग अलग हो आती है, राइट वाली अलग हो गई, लेफ्ट वाली अलग हो गई, इसी को डायस्टेसिस रेक्टाई बोलते हैं, मतलब सेपरेशन हो गया जी। अब वो एक्सरसाइज करने के बाद कुछ टोन तो आ जाती है, लेकिन उसके बीच का गैप हमेशा मेंटेन रहता है। टमी टक का ये पार्ट होता है कि स्किन को रीफिट करने से पहले उस रेक्टस मसल को बीच में रिपेयर करते हैं, प्लाइकेट करते हैं, मतलब उनको आपस में ले आके जोड़ते हैं, तो जिससे वो गैप भी खत्म होता है, और दूसरा एक तो गैप खत्म हो गया, हर्निया के चांसेस खत्म हो गए, दूसरा जो एक आवर ग्लास शेप होता है कमर का वो भी उसको टाइट करने से आता है।
टमी टक के लिए सर आइडियल कैंडिडेट कौन होता है और किन लोगों को ये सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए? कंसल्टेशन के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या इवेल्युएट करते हैं आप? आइडियल कैंडिडेट तो हमेशा वही होता है कि जिसकी लाइफ स्टाइल मेंटेन्ड हो, वेट या बीएमआई रेंज मेंटेन्ड हो और स्किन लूज हो। सर ठीक उतने है। आइडियली, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि उतने आइडियल लोग मिल पाते हैं जब आते हैं आपके पास? नहीं मिल पाते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। तो ये आइडियल कैंडिडेट होते हैं, इनके अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है। हाँ। लेकिन कई बार लोग आते हैं कि उतना आइडियल वेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनको काफ़ी चर्बी भी होती है और काफ़ी लटका भी हुआ स्किन होता है, तो उनके अंदर भी उसके अंदर फुल टमी टक या एक्सटेंडेड टमी टक करनी पड़ती है। तो होता क्या है, उन लोगों की कंप्लेंट क्या होती है कि हम अब एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बट ये इतना बड़ा जो मांस का लोथड़ा लटका हुआ है, साथ कैसे करें? वो हिंडर करता है। एक तो शर्म आती है उनको एक्सरसाइज करने में, दूसरा उसकी वजह से एक्सरसाइज कर नहीं पाते, लेकिन अंदर इच्छा शक्ति है कि हम एक्सरसाइज करेंगे। तो उन कैंडिडेट में भी हम टमी टक करते हैं कि हम एक शेप दे देते हैं, कुछ अमाउंट में फैट निकाल देते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज भी इजी हो जाती है और उनको रिजल्ट भी मिल जाता है। लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति नहीं है एक्सरसाइज करने की और हेल्दी डाइट लेने के लिए, उनको हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो अच्छे कैंडिडेट होते नहीं हैं। वो उनको आप कुछ भी कर लीजिए, बेनिफिट उसमें भी मिलेगा कुछ, फिर वैसे लेकिन वो कुछ दिनों बाद फिर से खा पी करके तंदुरुस्त टनाटन हो जाएंगे वो। क्या सर क्या मेन भी टमी टक करवाते हैं? इंडिया में ट्रेंड कितना कॉमन है और मेल पेशेंट का कंसर्न वुमेन से कितने डिफरेंट होता है? अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मेल के अंदर टमी टक का परसेंट 15-20% से ज़्यादा नहीं होगा। 70 to 80% फीमेल्स होती हैं, क्योंकि फीमेल्स ही प्रेग्नेंट होती हैं जी। तो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद 100% तय है कि उनकी टमी की स्किन लूज होगी और हैंग करेगी और स्ट्रेच मार्क पड़ेंगे। तो उनके अंदर तो होना ही होना है। मेल्स में जो फिट रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, उनके अंदर जरूरत बहुत कम पड़ती है, या पड़ती भी है तो उनकी स्किन उतनी लूज नहीं होती। कभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुए, कभी इतनी एक्सटेंड नहीं हुई। आई थिंक मिनी टमी टक से काम चल जाएगा। तो उन मेल्स में जो कभी बीच में हल्का सा वेट गेन कर लिया, फिर पिचक गए, फिर हल्का सा गेन कर लिया, और 45-50 तक होते होते इतना होता है कि थोड़ी स्किन लटक जाती है, या कभी कभी जेनेटिक फैक्टर भी होता है, तो उन मेल्स में भी जरूरत पड़ती है। लेकिन फीमेल की कंपैरिजन में इनका रेशियो बहुत ही कम है। टमी टक सर्जरी यूजुअली कितने टाइम तक चलती है और जनरल एनेस्थीसिया होता है या लोकल एनेस्थीसिया होता है? इसका डिसीजन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? टमी टक सर्जरी एक मेजर सर्जरी है और रफली मिनी टमी टक 3 घंटे के आसपास और फुल टमी टक या एक्सटेंडेड टमी टक तकरीबन 4.5-5 घंटे के आसपास तक सर्जरी चलती है। और ये जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। लोकल एनेस्थीसिया में मिनी टमी टक कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों पेन लें जब ऑप्शन हमारे पास 100% सेफ ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्यों। और एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे एनेस्थेटिस्ट के साथ, अच्छी ओटी में जनरल एनेस्थीसिया इज मच मोर सेफर देन लोकल एनेस्थीसिया। क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में इंजेक्ट करते समय जितना पेन होता है, उसमें आपके वाइटल्स ज़्यादा चेंज होते हैं बशर्ते जनरल एनेस्थीसिया की। तो सेफ्टी जिसमें ज़्यादा हो, जिसमें हर चीज़ कंट्रोल में हो, वो ज़्यादा हमेशा सेफ होती है। तो इसीलिए हमारी प्रेफरेंस भी होती है और हम पेशेंट्स को भी कहते हैं कि इस तरह की सारी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में करवाएं। जी। और जो लोकल में करवाते हैं वो भगवान ही मालिक हैं। लोकल में कुछ हिम्मती लोगों के अंदर मिनी टमी टक पॉसिबल हो सकती है, बट उसके अलावा सारी चीज़ें जनरल एनेस्थीसिया में प्रेफरेंस होती है। सर प्रोफेशनली ऑनेस्ट आंसर दीजिए, टमी टक के मेजर रिस्क क्या होते हैं? इन्फेक्शन हो गया, सेरोमा हो गया, या ब्लड क्लॉट या नर्व डैमेज है, जैसे कॉम्प्लिकेशन कितने कॉमन हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि टमी टक एक मेजर सर्जरी है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि गए और आधे घंटे का काम करा करके चले आए। तो जब भी कोई मेजर सर्जरी होती है तो किसी भी सर्जरी के जो इनहेरेंट रिस्क होते हैं, अब जैसे हम यहाँ से 100 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे
तो हमारे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? ज़्यादा है सर। तो 100 अगर हम अच्छी तरीके से पूरी नींद लेने के बाद गाड़ी चलाएंगे, सेफ ड्राइव करेंगे और सेफ ड्राइव करेंगे, स्पीड लिमिट में रहेंगे, सड़क ठीक है, मौसम ठीक है, तो एक्सीडेंट की संभावना तकरीबन ना के बराबर है। तो अगर पेशेंट फिट है, हॉस्पिटल अच्छा है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, तो नियरली कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं रिटर्न जरूर हैं, क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जी। जैसे आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो उसमें भी 50 तरह की चीज़ लिखी रहती है, लेकिन इसका मतलब वो सब सारी चीज़ होती नहीं है। तो अगर आप फिट कैंडिडेट हैं, गुड हॉस्पिटल है, एक्सपीरियंस सर्जन है, एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट है, तो इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, इन सब सारी चीज़ों की संभावनाएं तकरीबन 0% है। लेकिन कुछ कोमॉर्बिडिटीज ऐसी होती हैं पेशेंट फैक्टर में, जैसे पेशेंट बहुत मोटा है तो ऑब्वियसली मोटे लोगों में हर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। कोई भी सर्जरी होगी, जो ओबीज लोग होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। पेशेंट को डायबिटीज़ है, पेशेंट को पहले से ही हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, पेशेंट स्मोकिंग करता है, पेशेंट को किसी हार्ट की बीमारी है, तो यूजली उस कंडीशन को या तो कंट्रोल करके करते हैं, या अगर वो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में है तो उसमें सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर ले करके चलते हैं, प्री ऑपरेटिव प्रिपेयर करके सब सारी चीज़ चलते हैं, तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो दो तरह की चीज़ होती है। एक होता है एसोसिएटेड फैक्टर, कि वो साथ में होगा लेकिन वो टेम्परेरी है। जैसे पेन, जब भी कोई सर्जरी होगी थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन 2-4 दिन बाद खत्म हो जाएगा। सेंसेशन, जब भी कहीं पर सर्जरी होती, चाहे लाइपोसक्शन हो चाहे टमी टक हो, 2-3 महीनों के लिए हल्का सा सेंसेशन चेंज रहता है, पैरास्थीसिया होता है, मतलब डिफरेंट टाइप का फील होता है, लेकिन वो टेम्परेरी है, 3-4 महीने बाद आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है। स्कार धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन टमी टक होगी तो कुछ न कुछ हिडन एरिया में, लेकिन स्कार आएगा। तो ये एसोसिएटेड चीज है। लेकिन जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इन्फेक्शन हुआ, ब्लीडिंग हुआ, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, डीवीटी हो गई, कोई लंग का कॉम्प्लिकेशन हुआ, ये नॉर्मल चेक किए हुए पेशेंट में, इलेक्टिव कंडीशन में जो हम लोग करते हैं, उसमें तकरीबन 0 होता है। सर मेरा अगला क्वेश्चन जो था वो स्कार पे ही था कि सर टमी टक स्कार कितना विजिबल होता है, क्या उसकी प्लेसमेंट और अपीयरेंस इस तरह मैनेज किया जा सकता है कि वो पता ही ना लगे? यस, स्कार पड़ता है, लेकिन यहीं पर हमारा रोल होता है कि उसको इस तरह से करें कि वो विजिबल ना हो। अब जैसे आपकी ढीली ढाली शर्ट है, आपने वजन लूज किया, उसको फिट कराओगे तो जहां पे भी सिलाई होगी तो सिलाई पड़ेगी ना, हल्का। इसी तरीके से हल्की सी दिखाई पड़ेगी सिलाई की लाइन, तो बस उसी तरीके से है। तो जो टमी टक में जो स्कार आता है, वो जैसे सिजेरियन वाला स्कार होता है ना अंडरवियर लाइन के अंदर, तो उसी तरीके से इस एंड से लेके इस एंड तक एक फाइन लाइन, मतलब 1 मिलीमीटर का स्कार, जैसे हमारी हाथ की पतली रेखा होती है, उसी तरीके से एक लाइन रहती है, लेकिन वो अंडरवियर लाइन के अंदर छुपी हुई होती है। और फुल टमी टक में एक नेवल के अंदर पतला सा स्कार आता है, वो भी बहुत पतली एक पेन की लाइन की तरह होता है, लेकिन नेवल के अंदर होता है। तो यूजली ये सब स्कार सेटल होने के बाद 4-6 महीने के बाद तकरीबन, मतलब नॉर्मली जब आदमी अपनी टमी खोल करके चलता है, इस तरह चलता है, तो उसकी परसेप्टिबिलिटी बहुत कम होती। कोई लेंस लगा के देखेगा तो भले दिख जाए, अदरवाइज विजिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। सर क्या टमी टक में बेली बटन को एक्चुअली रिक्रिएट किया जाता है? ये प्रोसेस टेक्निकली कैसे परफॉर्म किया जाता है? यस, जब भी स्किन लूज होगी तो देखेंगे आप बेली बटन भी लटक करके नीचे चला जाता है ना। तो अब हम जब को नीचे की स्किन निकालनी है, तो एक्चुअली फुल टमी टक में आप देखोगे तो नाभि के नीचे की सारी स्किन निकल जाती है 1-1.5 फीट के आसपास। तो उस नाभि का क्या करते हैं, तो नाभि तो सेंटर पोजीशन में है, तो उस नाभि को वहां पे पहले बचा लेते हैं, और जब टमी को बिल्कुल से सेट किया तो फिर नेचुरल पोजीशन में फिर से एक होल करके टमी नेवल को वहीं पर सेट कर देते हैं। लेकिन मिनी टमी टक में ये नहीं होता। मिनी टमी टक में आपका नेवल वही रहेगा ओरिजिनल, उसी तरीके से उसी पोजीशन में। फुल टमी टक में नेवल ओरिजिनल है, लेकिन नई जगह पर उसको बना करके सेट कर दिया जाता है, क्योंकि वो
आपकी स्किन नीचे चली गई, निकल गई। यानी रिक्रिएट हो यस, तो रिक्रिएट होती है, अच्छी दिखाई पड़ती है। जो पहले लटकी वटकी टाइप की नेवल होती है वो नहीं रहती है, तो अच्छी वर्टिकल जो स्माइलिंग नेवल होती है उस तरह से दिखाई पड़ना शुरू होती है। सर सर्जरी के बाद स्किन नमनेस कितनी कॉमन होती है और सेंसेशन नॉर्मली वापस आ जाता है, अभी आपने बताया अभी 2-3 महीने में, लेकिन ये परमानेंटली नम तो नहीं रहता ना? जब भी लाइपोसक्शन होगा या टमी टक होगा तो ऑब्वियसली उसकी नर्व में हल्का फुल्का डैमेज होता है, बट वो डैमेज टेम्परेरी होता है। तो नम्बनेस मैं यूं कहूंगा कि तकरीबन 100% लोगों के अंदर ये नम्बनेस आती है, लेकिन 3 मंथ तक कंप्लीट होते होते तकरीबन 100% में वापस भी आती है। परमानेंट आज तक किसी में कोई नम्बनेस नहीं रही है, 3 महीने की 4 महीने, बट वो नम्बनेस खत्म हो आती है। सर अगर पेशेंट को सर्जरी के बाद रिग्रेट फील हो तो क्या टमी टक को रिवर्स या करेक्ट किया जा सकता है? एक्चुअली स्पीकिंग आज तक कोई पेशेंट ऐसा हुआ ही नहीं है जो कराने के बाद कि जो पछतावा करे। टमी टक कराने के बाद रिग्रेट फील किया हो। ये वही चीज है कि आपको बहुत खूबसूरत बना दिया जाए और फिर आप रिग्रेट कर रहे हो नहीं हमको बस सूरत बना दो ना, हो ही नहीं सकता। तो ये इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक्चुअली देखा जाए। लेकिन सर कोई ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। सर टमी टक के रिजल्ट रियलिस्टिकली कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? अगर फ्यूचर में वेट गेन हो तो क्या सर्जरी इफेक्ट कम होता है? एजिंग लाइफ हमारी परमानेंट नहीं है और समय के साथ हर चीज डिके करती है, एज करती है। जी, पहले 100 साल थी, अब 60-70 में लोग जितनी भी है, क्योंकि एज तो आप करोगे ही करोगे, तो हर चीज एक समय तक ही चलती है। तो यूजली टमी टक कराने के बाद अगर आपकी फिर से प्रेगनेंसी नहीं हुई है और मोर और लेस अगर आप वेट मेंटेन करके चलते हैं तो इसका इफेक्ट कम से कम 20 से 30 साल तक रहता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप फिर से रीप्रेगनेंसी आपकी हुई तो फिर से वो स्किन एक्सपैंड कर जाएगी, या आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, मतलब डबल के आसपास हो गए, तो ऑब्वियसली फिर से स्किन एक्सपैंड होगी, तो वो फिर से लटकेगा। तो उसको जितनी दिन में आप करोगे उतने दिन में आपको रीसर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज अगर आप वेट मेंटेन करते हो और रीप्रेगनेंसी नहीं होती है तो 20, 25, 30 साल तक इसका रिजल्ट मेंटेन रहता है। काफी, जो कि काफी ऑलमोस्ट लाइफ लोगों की निकल जाती है। जी, क्योंकि 35-40 के बीच में प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद लाइफ निकल जाती है। exactly. सर डायबिटीज या थायराइड पेशेंट को टमी टक से पहले किस तरह की प्रिपेयर किया जाता है, मतलब, और क्या उनका हीलिंग प्रोसेस नॉर्मल पेशेंट से डिफरेंट होता है या सेम होता है? थायराइड तो कंट्रोल हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत वाला। आज की डेट में अगर हम थायराइड की बात करें तो एक बीमारी नहीं रह गई, उसका रिप्लेसमेंट है, बहुत आराम से मैनेज आता है। ऑब्वियसली जितनी भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड की हो, कोई भी और एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी की हो, उन सब सारी चीज़ों को सर्जरी से पहले कंट्रोल में ले आया जाता है। अनकंट्रोल्ड कंडीशन में सर्जरी नहीं की जाती है। इसमें 2 सबसे खास चीज़ होती है, एक डायबिटीज़ और एक सिगरेट स्मोकिंग। ये चीज़ें कंट्रोल होने के बाद भी अगर लंबे समय से चली हैं तो पूरी बॉडी में खराब इफेक्ट देती हैं। तो डायबिटीज और स्मोकिंग वो बॉडी के हर टिश्यू में गंदा इफेक्ट डालती हैं। तो जिन लोगों की लंबे समय से डायबिटीज चलती आ रही है या लंबे समय से स्मोकिंग चलती आ रही है, स्पेशली अनकंट्रोल्ड, तो या तो वो अच्छे कैंडिडेट होते ही नहीं हैं या उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सर ऐसे पेशेंट्स का आप करते हैं कि नहीं करते? यूजली नहीं करते हैं। यूजली उनको यही कहते हैं कि पहले इन सब सारी चीज़ों को फुल्ली अंडर कंट्रोल लेकर के आओ, और उसमें दवाएं भी हैं और साथ में लाइफ स्टाइल भी है। स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी आपको लंबे समय के लिए, डायबिटीज़ के लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज। ऐसा कोई पेशेंट जो छोड़ के आया हो आपके पास वापस? बहुत से आते हैं। बहुत से आते हैं जिनको समय में लगता है कि हाँ यार अब चेत गए, हमारी ज़िंदगी खराब होने वाली है, तो वो लोग छोड़ते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। और सर एक मेरे दिल में और क्वेश्चन आ रहा है कि जो गुटखा वाले लोग हैं उनका क्या, जो टोबैको खा रहे हैं?
गुटखा वाले लोगों का भी बिल्कुल टोबैको की तरह ही है, क्योंकि गुटखा का भी इफेक्ट हाँ। टोबैको की तरह ही होता है। तो उनको भी सेम तरह से चीज काउंसिल करना पड़ता है कि टोबैको यूज किसी भी तरीके, चाहे सिगरेट स्मोकिंग में हो, चाहे गुटखे में भी हो, चाहे तंबाकू में भी हो। सर इंडिया में एक कॉमन माइंडसेट है कि प्रेगनेंसी के बाद बॉडी चेंज होना या स्ट्रेच मार्क होना नॉर्मल है, बस एक्सेप्ट कर लो और काम चलाते रहो। एक कॉस्मेटिक सर्जन होने के नाते आप इस सोसाइटियल परसेप्शन को कैसे देखते हैं? वो जमाना चला गया। एक्चुअली बहुत पहले ये सब सारी चीज हुआ करती थी जब लोग बाहर एक्सपोज्ड नहीं थे। आज से 20, 30, 40 साल पहले महिलाओं को सिर्फ घर के अंदर खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। तो वो साड़ी के पल्लू से और साड़ी के उससे उन चीज़ों को ढक लिया करती थी, और ऑप्शंस भी नहीं थे जी। कॉस्मेटिक सर्जरी, ऑप्शंस भी नहीं थे। कितने प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे पूरे हिंदुस्तान में। अब मैक्सिमम फीमेल्स आज की डेट में बाहर निकल करके काम कर रही हैं, सोसाइटी में उनका एक्सपोजर है, हेल्थ में है, सर्विस में है, हर इंडस्ट्री में मेल्स के साथ हैं। तो अब वो एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको ऑफिशियल ड्रेस भी पहनना है, पार्टी में खूबसूरत भी दिखना है, और घर के अंदर भी खूबसूरत दिखना है, और सबसे बड़ी चीज अवेलेबिलिटी है हर जगह पर। तो इसलिए अब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद अगर कोई पर्सन वो हैंग स्किन और स्ट्रेच मार्क एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कुछ मिस कर रहा है। जो है अपॉर्चुनिटी, बट वो मिस कर रहा है। इससे अलावा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर सी सेक्शन के बाद लोअर एब्डोमेन में जो पाउच या सेल्फ डेवलप होता है, क्या वो नॉर्मल टमी टक से करेक्ट हो जाता है या उसके लिए कुछ स्पेशलाइज करना पड़ता है? एक्चुअली ये जो पाउच डेवलप होता है सी सेक्शन की वजह से नहीं होता है, वो यही प्रेगनेंसी की वजह से जो बेली हैंग करती है वो उसकी वजह से होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अब तो सी सेक्शन अच्छे होने लगे हैं जो नीचे की तरफ होते हैं, अंडरवियर लाइन के अंदर इंसिजन देके। पहले सी सेक्शन वर्टिकल स्कार हुआ करते थे, वो बहुत ही भद्दे लगते थे। तो नेवल के नीचे पूरा लंबा सा स्कार दिखाई पड़ता था। इनफैक्ट वो भी टमी टक से सही आता है। तो बल्ज तो सही होता ही होता है, कभी कभी कुछ लोगों के अंदर वर्टिकल स्कार बन जाता है और हर्निया तक बन जाता है। वो भी टमी टक के साथ करने के बाद फंक्शनली भी और लुक में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर सर किसी महिला ने टमी टक करवाया हो और फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करे तो क्या सर्जरी के रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं? ऑब्वियसली, अगर किसी चीज को रिफिट की गई है और नए शेप में ले आकर के उसको टक किया गया है और फिर से आपकी टमी फूलेगी, एक्सपैंड करेगी, तो ऑब्वियसली रिजल्ट लॉस होगा। इसीलिए हम कहते हैं टमी टक तब चूज करें जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, या अगर आप एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में काफी लंबा गैप रख रहे हो। अब जैसे एक प्रेगनेंसी आपकी हुई, सेकंड के लिए आप श्योर नहीं हैं या 8-10 साल बाद करना चाहते हैं, तो अपने 10 साल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसमें आपको ऑफिस का भी काम करना है, सोसाइटी में एक्सपोजर भी होना है, तो अपने 10 साल लाइफ की वेस्ट मत करिए। उसमें टमी टक कराया, अच्छे तरीके से आप 10 साल अपने गुजारिए, फिर उसके बाद और अगर मूड बनता है सेकंड चाइल्ड के लिए तो ऑब्वियसली रिजल्ट लॉस होगा। उसके 1-2 साल बाद फिर से टमी टक करा लीजिए, रिफिटिंग उसकी हो गई। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग एक ही बच्चा पैदा करें, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गई है, तो बेटर रहेगा कि 1 चाइल्ड नॉर्म हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये गलती लोग नहीं करेंगे तो मम्मी मेकओवर का भी सीन नहीं बनेगा। नहीं, मम्मी मेकओवर हो या ना हो, देश की जनसंख्या कंट्रोल में होनी चाहिए। सर मम्मी मेकओवर एग्जैक्टली क्या होता है? क्या टमी और ब्रेस्ट प्रोसीजर में एक ही सर्जरी में सेफली कंबाइन किया जा सकता है? प्रेगनेंसी के समय बॉडी में 2 ही स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। एक टमी एक्सपेंशन होता है, और दूसरा चूंकि बेबी को फीड कराना होता है तो ब्रेस्ट के साइज का भी एनलार्जमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब डिलीवरी के बाद इसी तरह से टमी लूज हो आती है, और जब आप फीडिंग बंद करा देते हो 6 महीने साल भर के बाद, तो ब्रेस्ट का साइज भी श्रिंक करता है। तो एक तरफ तो टमी हैंग कर गई, दूसरी तरफ ब्रेस्ट का साइज या तो बड़ा रहेगा
या तो हैंग कर जाएगा या तो बहुत लूज हो जाते हैं। तो देखा जाए तो मम्मी मेकओवर में यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा करेक्ट की जाती है, टमी टक, ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट टाइटनिंग। तो अगर फिट कैंडिडेट है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं करना पड़ रहा है तो दोनों एक साथ किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा सा एक्सटेंडेड टमी टक वाला है या ब्रेस्ट का साइज काफ़ी बड़ा है, वेट ज़्यादा है, तो सेफ्टी फर्स्ट। तो उसको हम दो स्टेज में करते हैं कि पहले एक सर्जरी की, 3-4 महीने का गैप देकर के दूसरी सर्जरी की। यूजुअली आई थिंक पहले टमी टक ही होता होगा। यूजुअली लोग टमी टक पहले कराते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हैंग यहीं पर होता है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट यहीं से मिलता है, तब आदमी सेकंड सर्जरी के लिए जाता है। सर अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो टमी टक का आइडियल टाइम क्या होता है, कि मतलब वो कब कराए? ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन नहीं है। मेन चीज होती है डिलीवरी होने के बाद वो प्रेगनेंसी की रिकवरी होना, मतलब वेट उसका नॉर्मल रेंज में आ जाना, कुछ एक्सरसाइज शुरू कर देना और प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस हुए थे वो एक नॉर्मल रेंज पे आ जाए। तो मैं इस कंडीशन में रेकमेंड ये करता हूँ कि कम से कम 4 से 6 महीने वेट किया जाए डिलीवरी के बाद, प्रेफरेबली 1 साल वेट किया जाए। तो 1 साल एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें प्रेगनेंसी के समय जो भी चेंजेस हुए थे हार्मोनल या जो मसल आपकी वीक हो गई थी या जो वेट गेन हो गया था, वो सब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं और 1 साल होते होते ब्रेस्ट फीडिंग भी यूजुअली वीनिंग में आ जाता है। लेकिन इस 1 साल को आपको वेस्ट करके, मतलब इंतजार करके वेस्ट नहीं करना है। एक्सरसाइज इस 1 साल के अंदर अपनी कुछ न कुछ फिटनेस पे ध्यान देना है जिससे आप एक नॉर्मल बॉडी वेट पे आ सको और कुछ न कुछ रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली टमी की एक्सरसाइज, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय मसल बिल्कुल वीक हो आती हैं, तो वो कुछ अपने टोन में हो जाए। क्योंकि हमको प्लाइकेट जो करना है, मसल को रिपेयर जो करना है, उसमें टाँके भी तो तभी रुकेंगे जब उसके अंदर कुछ मजबूती होगी। जब खूंटा बहुत कमजोर होगा तो कितना भी आप रस्सी मजबूत लगा लो, उखड़ आएगा। तो इसलिए उस समय को इस्तेमाल करें एक्सरसाइज करने में, अपने वेट को मैनेज करने में और अपनी जो प्रेगनेंसी के समय जो हुए थे चेंजेस उसको रिवर्ट करने में, जिससे रिजल्ट और बेटर आ पाए। आए। सर जिन पेशेंट्स का 40 से 50 किलो या उससे ज़्यादा का वेट लॉस हुआ है, उनमें लूज स्किन मैनेजमेंट कितना चैलेंजिंग होता है? क्या ये सिंगल टमी टक इनफ होगा इनके लिए? नहीं, जब भी 40-50 केजी के आसपास वेट लूज होता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्किन का हैंग बहुत ज़्यादा होता है और सबसे बड़ी चीज़ ये चारों तरफ होता है। सर वो उम्र में बहुत बुढ़े भी दिखते हैं आई थिंक। एग्जैक्टली। तो उनका थाई भी लटकी हुई होती है, फ्रंट में भी टमी लटकी है, फ्लैंक भी लटका है, पीछे भी लटका होता है, इवन चेस्ट भी लटका होता है। तो इसलिए उनके अंदर चैलेंजिंग होता है, उनकी सर्जरी भी लंबी चलती है। इसीलिए उसको एक्सटेंडेड टमी टक उसको बोलते हैं या बॉडी कंटूरिंग सर्जरी बोलते हैं। तो उसके अंदर थाई को भी लिफ्ट करते हैं, उसके अंदर जो हमारा जेनाइटल आर्गन होता है उसको भी लिफ्ट करते हैं और टमी को तो चारों तरफ से ऑलमोस्ट करते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए उसको एक्सटेंडेड टमी टक, सरकमफेरेंशियल एब्डोमिनोप्लास्टी या बॉडी कंटूरिंग सर्जरी बोलते हैं। और ये रिलेटिवली ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, थोड़ा सा इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। अब जो मेन मुद्दा है कि लोग सोचते हैं करवाएंगे टमी टक, लाइपोसेक्शन, लेकिन तभी सोचते हैं जब वो बजट में हो कोई चीज़। तो लखनऊ में टमी टक का रियलिस्टिक बजट क्या होता है और दुबई और बैंकॉक से कंपेयर करने पे क्या डिफरेंस आता है? जैसे मैंने बताया ये मेजर सर्जरी होती है, 4-5 घंटे की सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी। 1 या 2 दिन के आसपास हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत पड़ सकती। मिनी टमी टक में 1 दिन या कभी कभी सेकेंड डे की ज़रूरत पड़ती है। तो खर्च तो आता है, रफली मैं यूँ कहूँगा कि एक एवरेज टमी टक में 1.5-2 लाख रुपए तक के आसपास का खर्च आता है। नहीं, मिनी टमी टक में 10-20 हज़ार कम कर सकते हैं। तो मिनी टमी टक मान के चलिए 1.5 के अंदर हो आती है, फुल टमी टक 1.25-2 के आसपास जाती है, एक्सटेंडेड टमी टक 2-2.25 लाख के आसपास। और अगर वही चीज़ लोग दुबई और बैंकॉक में कराएं तो करीब करीब 8 से 10 गुना तो मान के चलिए। दुबई की कॉस्ट रफली यहाँ से 8 से 10 गुने पड़ती है। तो तभी लोग वहाँ से आते हैं करवाने। एग्जैक्टली।
सर लो बजट सर्जन चूज करना रिस्की है, तो एक सर्टिफाइड सर्जन ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें इंश्योर करता है जो लोग आते हैं? अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना लो बजट सर्जन ढूंढ करके, ये तो मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा और किसी को करना भी नहीं चाहिए। लाइफ एक ही मिली है। जब अपनी गाड़ी के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपनी ऐसी चीज जिसको आप दोबारा खरीद सकते हो, पा सकते हो, उसको भी बेस्ट उसके लिए आप बेस्ट चूज करते हो, लो बजट नहीं लेते हो, तो बॉडी में तो एक ही बार चांस मिलता है। एक बार अगर मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो फिर रिवर्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और बहुत से लोग पछताते भी हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी करानी हो तो सिर्फ एंड सिर्फ क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं। एमसीएच या डीएनबी की डिग्री जरूर देख लेवे, क्योंकि आज की डेट में कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक इस तरह से करके बहुत से लोग लिखते हैं जिनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है, और उनका वो इवन जनरल सर्जन भी नहीं होते, लेकिन धंधा कर रहे हैं सर। धंधा कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान है, कोई पूछता नहीं है, बट लॉ है, पब्लिक आवाज नहीं उठाती, इसलिए चल रहा है लोग। लेकिन इसीलिए लोग परेशान भी होते हैं, और जब परेशान होते हैं तो उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए 2 से 3 गुने पैसे खर्च होते हैं और बॉडी में नुकसान अलग से क्योंकि होता वो है। सर ये चीजें छुपाते भी तो हैं इंडिया में कि ये चीज कराया है तो बताना नहीं है इसको। तो आप क्वालिफाइड जगह भी जाओगे तो कोई भी आपकी कोई चीज किसी को नहीं Privacy बताएगा, leak कि नहीं प्राइवेसी कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर या इवन हेल्थ, पूरे हेल्थ में ये रूल है। जो भी क्वालिफाइड पर्सन होगा वो आपकी प्राइवेसी 100% मेंटेन करके जो प्रोफेशनल होगा जो वो प्रोफेशनल होगा वो नहीं करते। इसलिए मैं सभी को बोल रहा हूं कि जब भी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं तो एमसीएच या डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री जरूर देखें, तभी आप सेफ रहेंगे। तो सर टमी टक का हिडन एक्सपेंस क्या होता है? मेडिसिन, गारमेंट्स, फॉलोअप, ये सब चीजें मिला के कितना आ जाता है खर्चा? कोई हिडन एक्सपेंस नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर भी जाएंगे तो इसका रेट बिल्कुल फिक्स रुपीज में भी और डॉलर्स में भी सर लिखा हुआ है। वेबसाइट बता दीजिए अगर mycosmeticsurgery.in पर आप जाएं तो वहां पर देखेंगे 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे रेट्स, सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो कोई भी चीज एस्थेटिक सर्जरी में कोई भी चीज हिडन नहीं होती है। लेकिन जो एक्सपेंस सूट कब करता है, कोमॉर्बिडिटीज की वजह से। अब जैसे आप टमी टक कराने आए हैं लेकिन आपने डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं की, आप सिगरेट स्मोकिंग करते थे, आपने बताया नहीं, छुपा आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ। तो वो इलाज अलग हो गया ना। उसके अंदर डीप जो जाना पड़ा। तो डायबिटीज मैनेज करने के लिए, लंग मैनेज करने के लिए, हार्ट मैनेज करने के लिए जो दवाएं लगेंगी वो एस्थेटिक सर्जरी में नहीं आती हैं, तो वो आपके बजट को ओवरशूट करेंगी। Add on होगा उसमें किसी भी प्लास्टिक सर्जन की कोई गलती नहीं है। तो आपकी कोमॉर्बिडिटीज जो है उसकी वजह से जो एक्सपेंस जाता है, और वो कितना जाएगा किसी को पहले से पता भी नहीं होता है। सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि इंडिया में इंश्योरेंस क्या टमी टक को भी कवर करता है? पूरा नहीं, कुछ कुछ करता है, क्योंकि टमी टक सिर्फ लुक के लिए नहीं होती। मैं आपको यहां पे अब ये बताऊंगा कि जो लोग थोड़ा सा वेट वाले होते हैं और स्पेशली जिनका टमी ज्यादा आगे पाउट करके लटक जाता है, तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी आगे आ गई। अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आगे आती है तो उसको मेंटेन करने के लिए उनकी स्पाइन पर काफी लोड पड़ता है। तो जिन लोगों के अंदर थोड़ा वेट के साथ हैंगिंग टमी होती है, उनमें अक्सर आप देखेंगे उनको बैक पेन की हमेशा शिकायत होती है। तो जब उनको बैक पेन की शिकायत होती है या इसी सिजेरियन के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद अम्बलाइकल हर्निया या इंसिजनल हर्निया उनको होता है, तो उस चीज को इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं। बट जो लुक के लिए सिर्फ है, जितने पोर्शन में आपका सिर्फ लुक इंप्रूव करना चाहते हैं के लिए नहीं करती, उसमें नहीं करती, एस्थेटिक में नहीं। लेकिन अगर उसके साथ हर्निया एसोसिएटेड है उसको करेंगी, और उसके साथ अगर बैक पेन है तब उसके लिए करती है। सर टमी टक के बाद पेशेंट कितने टाइम बाद ऑफिस या नॉर्मल रूटीन में जा सकता है? टमी टक यूजुअली मैंने जनरल एनेस्थीसिया में होती है, तो
1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन हॉस्पिटल में रहता है और उसके बाद 3 या 4 दिन हम एडवाइस करते हैं कि वो घर पे रहे। और जिम लेकिन घर पे बेड रिडन नहीं रहेगा, घर के रूटीन वाले वर्क करता है। थोड़ा सा चूंकि टाइट करते हैं, स्टिचिंग होती है, तो हल्का सा झुक करके चलना और पड़ता अगर है। जिम जाना चाहे बंदा तो बता रहे हैं तो तकरीबन 5 से 7 दिन के आसपास में वो अपने ऑफिशियल वर्क पूरे कर सकता है। Got it. तो अगर वॉक करने जाना है, ट्रेडमिल पे जाना है या क्रॉस ट्रेनर पे जाना है, तो हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ये सब सारी चीज कर सकता है। जिम की पूरी एक्टिविटी जिसमें वेट उठाना, स्क्वाट्स करना, बेंच प्रेस करना, कोर करना, ये रफली 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद अब ये सब सारी चीजें आप कर सकते हैं। सर स्वेलिंग को कंप्लीटली सेटल होने में यूजुअली कितना टाइम लगता है, और अगर 6 महीने बाद भी मिड स्वेलिंग फील हो तो क्या करे आदमी? यूजुअली जब भी लाइपोसक्शन या टमी टक किया जाता तो उसके अंदर स्वेलिंग आती है, और इसीलिए टमी टक करने के बाद हम एक कंप्रेशन गारमेंट देते हैं और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज में नेक्स्ट 3-4 मंथ के लिए टमी वाले एरिया में या जिस एरिया में फ्लैंक वाला एरिया, जिस एरिया में सर्जरी की गई है, उसमें अच्छी तरीके से मसाज करें और मसाज करने के बाद उस प्रेशर गारमेंट को पहन लेवे। सर बेसिकली कंप्रेशन गारमेंट होता क्या है? कंप्रेशन गारमेंट एक इलास्टिकेटेड गारमेंट होता है जो थोड़ा सा स्किन के ऊपर दबाव देता है। ओके। तो जब दबाव देगा तो स्वेलिंग फास्टर रिकवर करती है। जैसे जो एड वाले लोग दिखाते हैं पहन के। नहीं, जो एड वाले दिखाते हैं वो सिर्फ दबा देते हैं, यहाँ पे सर्जरी के बाद स्वेलिंग कम करने के लिए होता है जी। इसका पोस्ट सर्जिकल इफेक्ट है और वो छुपाने के लिए, वो मास्क है और ये परमानेंट के लिए होता है। तो प्रेशर गारमेंट और मसाज से आपकी स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती है, बट यूजुअली ये कंप्लीटली स्वेलिंग जाने में 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। लेकिन जनरल पब्लिक को या आपको ये महीने 2 महीने के बाद पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ स्वेलिंग होती है जो अगले 4 से 6 महीने में जाती है और धीरे धीरे खत्म, अल्टीमेटली सब खत्म होती है। कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, किसी में 4 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 8 महीने। सर आजकल नॉन प्लास्टिक सर्जन्स भी कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं, तो वो ना उनके पास MCH है ना DNB ट्रेनिंग है। पेशेंट सेफ्टी के लिए कितना रिस्की हो जाता है कि वो मतलब कुछ चेक किए बिना ही चले जा रहे हैं? 100% रिस्की है। जितने भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हुआ या डेथ हुई, वो सब अनक्वालिफाइड सर्जन के द्वारा होती है या अनक्वालिफाइड पर्सन के द्वारा, मैं कहूँगा, क्योंकि उनके पास सर्जरी की क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है और जो हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, NABH या CMO सर्टिफाइड नहीं है, उन जगहों पर होती है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को वार्न करता हूं कि MCH या DNB प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री जरूर देखें। उसके अलावा अगर आप करवा रहे हैं तो 2 चीज़ें हैं, आप जानबूझ करके अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है। दूसरा, गवर्नमेंट की एजेंसियां वीक तो ही हैं, आइडियली ये नहीं होना चाहिए। इतना कानून है बट उसका सख्ती से पालन नहीं होता है क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं, उससे लोग बचा लेते हैं। सर सोशल मीडिया पर बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें कुछ मिसलीडिंग भी होती है। बहुत लोग ऐड बनवाते हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लिए और बनवा दिए, तो एक्चुअली में उनका हुआ भी नहीं रहता है, मतलब सर्जरी नहीं हुई होती है लेकिन बताया जाता है। तो अब होता क्या है कि जब भी कोई क्वालिफाइड पर्सन होगा तो वो इस तरह की फेक इमेज नहीं डालेगा, लेकिन जो अनक्वालिफाइड होते हैं वो लुक्रेटिव ऑफर देने के लिए AI जनरेटेड नॉर्मल लोगों का फंसाने के लिए, जिसको पेशेंट के लिए बोलते हैं ना, उस तरह की पिक्चर डाल करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। तो बी रियलिस्टिक, सर्जन से अपने बात करें और अपनी वेट, हाइट, अपनी BMI, अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से आपकी डिफॉर्मिटी में क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा उससे समझें और उसको रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करें। और सोशल मीडिया से सोशल मीडिया के चक्करों में दूर रहें। भले से ये चीज सोशल मीडिया पे जाने वाली है, जानकारी लें लेकिन उसको अपने प्लास्टिक सर्जन से कंफर्म जरूर करें। सर बॉडी पॉजिटिविटी कहती है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, जबकि कॉस्मेटिक सर्जन ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। सर प्रोफेशनली ये दोनों कैसे, मतलब क्या आइडियोलॉजीज हैं?
अपने आप को एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए। क्या हम अपना रंग बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप अपनी हाइट बदल सकते हैं? क्या अपनी एथनिसिटी बदल सकते हैं? नहीं। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर हैप्पी भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इनहेरेंटली हमारे जेनेटिक, हमारे कंट्री, हमारे रीजन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई चीज़ बेटर हो सकती है, आपका कमरा गंदा भी रह सकता है तो आप साफ क्यों कराते हो? आपकी शर्ट अच्छी हो सकती है तो आप खराब शर्ट क्यों पहन रहे हो? आपकी गाड़ी मेंटेन रह सकती है तो आप उसकी क्यों सर्विस कराते हो, साफ कराते हो? तो बॉडी में जो चीज इजीली बिना रिस्क लिए करेक्ट हो सकती है तो उसको क्यों नहीं? सही बात। जब हर चीज के लिए आप कर रहे हो तो बॉडी में भी जो बिना रिस्क के कोई चीज होती है और उसकी आती है तो उससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। जब आप अच्छे दिखते हो, मॉर्निंग में जब आप लोग निकलते हैं तो एक बार शीशा जरूर देखते हैं, कंघी जरूर करते हैं, है ना? और जब आप इंप्रेसिव पर्सनालिटी आपकी होती है तो आपकी बात भी लोग ध्यान से सुनते हैं। लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेटर होता है, सिर्फ लुक में नहीं आता है, वो आपके कॉन्फिडेंस में शो करता है और उसकी वजह से आपकी लाइफ के कई एस्पेक्ट चेंज होते हैं। एक अलग परसेप्शन भी बनता है लोगों के मन में। सर, दुबई और बैंकॉक जैसे सिटीज से पेशेंट लखनऊ आते हैं सर्जरी करवाने। जब इंडिया में वर्ल्ड क्लास सर्जरी सिस्टम अवेलेबल है तो लोग बाहर जाके क्यों करवा रहे हैं? बाहर जाके लोग नहीं कराते हैं। सर, जो ऐसे सेलिब्रिटीज या ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोजर में थोड़ा सा भी डाउट रहता है, वही बाहर जाकर आते हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय पूरे वर्ल्ड में सर्जरी के मामले में इंडिया टॉप मोस्ट माना जाता है। सर, आई थिंक इवन मेडिकल में भी जी। इवन आप दुबई, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके कहीं भी चले जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेंगे इंडियन सर्जन ही सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं जी, क्योंकि इनकी वर्किंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो लोग अपनी प्राइवेसी हाइड करना चाहते हैं, सेलेब्स हो गए, है ना, आइडेंटिटी अपनी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हो, वो भले चले जाते हो। अदरवाइज उल्टा होता है, आपके पास लोग आते बाहर से इंडिया आते हैं सर्जरी के लिए। उसके पीछे दो रीजन है। एक तो इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी, सर्जिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सर्जन यहाँ के बहुत अच्छे हैं। दूसरा, अब दुबई और बैंकॉक से डायरेक्ट फ्लाइट है लखनऊ के लिए। मैं लखनऊ के पर्सपेक्टिव में अगर बात जी, करूं लखनऊ पे ही रहते तो हैं। दुबई और लखनऊ से डायरेक्ट फ्लाइट है, 3-4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, सर्जरी कराए, दूसरे या तीसरे दिन फ्लाइट पकड़ करके आप वापस जा सकते हैं। तो कितना इजी हो गया और 8 टाइम्स आपकी कॉस्ट सेविंग बच रही है। ट्रेवल करने के बाद भी आपकी 5 to 7 टाइम्स कॉस्ट की बचत होती है। तो आइए इंडिया घूमिए और साथ में सर्जरी भी करवाइए। लेकिन एक निगेटिव एक्सपेक्ट है जो अब बेटर हो रही है। ओके। जो लोग डरते हैं बाहर से यहाँ पे आके सर्जरी कराते हैं, इसमें कई पेशेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस हमको बताया जी, कि वो यहाँ पर लोग लूट लेंगे या क्राइम का लेवल जब हुआ करता था, अभी नहीं बहुत पहले, तो लोग कहते थे। इनफैक्ट एक पेशेंट ने मुझको कहा, मुझको यूपी आने में डर लग रहा है क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे रेप हो जाता है। और वो पेशेंट मेरे हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई, सिर्फ हॉस्पिटल, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल। सर, फॉरेन की थी? फॉरेन की थी। ओके। तो उसने ये वर्ड किया तो मुझको बड़ा दुख हुआ। हालांकि जब जैसे जैसे कानून व्यवस्था सुधरी है तो लोगों के अंदर ट्रस्ट फिर से हुआ है। लेकिन अगर यही जो अनक्वालिफाइड लोग अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट अगर इस पे भी कंट्रोल कर ले तो आई थिंक ये ट्रस्ट और बिल्ट होगा और लखनऊ तो एक एस्थेटिक सर्जरी के लिए मेडिकल टूरिज्म का बहुत ही अच्छा हब बन सकता है जी, अगर इस माल प्रैक्टिस को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए। सर, अराउंड लखनऊ में कितने कॉस्मेटिक सर्जन होंगे? करीब करीब 40-50 तो होंगे ही। क्वालिफाइड। ओके। टफ कंपटीशन है। अब वो जमाना नहीं रहा कि यूपी में एक आदमी है, अब तो लखनऊ में 40-50 मिल जाएंगे। यूपी में आई थिंक 1000 से ऊपर होगा। हाँ। सर, कॉस्मेटिक सर्जरी एडिक्शन एक रियल कंसर्न बन चुका है जहां पेशेंट रेपिटेटिवली प्रोसीजर करवाना चाहता है। क्या आपने कभी किसी पेशेंट को मना किया है कि नहीं करेंगे? अब आते हैं ऐसे लोग और इसको मुनचाउसन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट चाहता है कि बार बार ये कर दो, वो कर दो, ये सर्जरी कर दो, ऐसा ठीक कर दो। हर एक चीज का, हर चीज के लिए, वो छोटी छोटी चीजें जो नहीं है डिफॉर्मिटी उसके लिए भी करता है। तो हम भैया उस तरह के पेशेंट को काउंसिल करते हैं, समझाते हैं और रिफ्यूज भी करते हैं। और जिनको अगर मतलब पैसा कमाना हो उनके लिए तो इजी हो गया।
माल प्रैक्टिस के हैंड में जाएंगे तो गलत हाथों में पड़ जाते हैं। इसीलिए हम उनकी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग कराते हैं। सर क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए मना कर दिया हो और उस पेशेंट का रिएक्शन कैसा रहा है? ऑब्वियसली जो पेशेंट रेडीमेड सॉल्यूशन चाहते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको मैं रिफ्यूज़ करता हूँ कि अगर आप खुद अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे मेहनत नहीं करोगे तो आप सिर्फ कॉम्प्लिकेशन कराओगे और मेरा नाम बदनाम करोगे कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो उस तरह के पेशेंट जिनके अंदर खुद की विल पावर नहीं, जो अपने लिए खुद नहीं सोचते, तो उनको हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। सर 60+ एज में टमी टक कितना सेफ और पॉसिबल है? कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए एक्चुअली क्या डिसाइड करता है? मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। आपको 20 साल के बुढ़े भी मिल जाएंगे और 70 साल के जवान भी मिल जाएंगे। सर आपकी एज? मेरी एज 55 है। लगते नहीं है। तो अगर आप 60 नहीं 70 ईयर्स के हैं बट फिट हैं, कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, सिगरेट नहीं स्मोक करते हैं, डायबिटीज नहीं है और फिटनेस का ध्यान देते हैं, यस, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, यू आर फिट। लेकिन अगर 30 साल के हैं, आप ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, यू आर अनफिट। सर बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद टमी टक केसेस अलग क्यों होते हैं? इन पेशेंट में मेजर सर्जिकल चैलेंजेस क्या होते हैं? बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद एक तो मेजर वेट लॉस होता है, तो उसकी वजह से चारों तरफ से हैंगिंग स्किन होती है, तो ये बॉडी कंटूरिंग सर्जरी में आता है। तो ये बड़ी सर्जरीज होती है, चैलेंजिंग सर्जरीज होती है। दूसरा, जब भी बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी करा के कोई आदमी आता है तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट लेना पड़ता है, क्योंकि उसने रैपिडली वेट लॉस किया है। तो उसकी प्रोटीन का लेवल कम होता है, उसके आयरन का लेवल कम होता है, उसको हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, उसके विटामिन्स के लेवल कम होते हैं। तो उनमें उन सब सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। रिस्की ज़्यादा, तो ये रिस्की ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसमें प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। उन सब सारे क्राइटेरियाज को पहले फिट करते हैं। जब वो उस क्राइटेरिया में फिट आ जाते हैं तभी ये सर्जरी करते हैं, और सर्जरी भी चैलेंजिंग एंड बड़ी होती है। और उसके बाद मतलब पेशेंट सही उसके बाद हाँ, उसके अगर वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, उन क्राइटेरिया से फिट बैठते हैं, तो 1-2 सर्जरी करनी पड़ती है, नॉट इवन सिंगल सर्जरी, कई बार 2-3 सर्जरी करनी पड़ती है, उसके बाद वो फिट होते हैं। क्या टमी टक सिर्फ एब्डोमेन तक लिमिटेड है या बैक फैट और फ्लैंक्स भी प्रोसीजर में कंट्रोल किए जा सकते हैं? नाम ही में है। जब भी हम फुल टमी टक करते हैं तो उसमें फ्लैंक आता है, और एक्सटेंडेड टमी टक करते हैं तो उसके अंदर बैक भी आता है। तो जितना एरिया आपका एक्सपैंड होकर के, लूज होकर के लटका हुआ है, हैंग कर रहा है, उसको पूरा किया आता है, चाहे कहीं भी हो। सर स्मोकर्स के लिए सर्जरी से पहले स्मोकिंग क्विट करना कितना इम्पोर्टेंट है? ये पहले भी आप कवर कर चुके हैं। डायबिटीज और स्मोकिंग रेड फ्लैग है। इनको लॉन्ग टर्म का कंट्रोल चाहिए होगा। ये नहीं कि हमने परसों स्मोकिंग छोड़ी है। कम से कम 6 महीने आप स्मोकिंग छोड़िए, डायबिटीज का लंबे समय से कंट्रोल होगा, तभी सर्जरी करते हैं। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक्सरसाइज वाले ग्रीन फ्लैग हैं। एक्सरसाइज और अच्छी लाइफ स्टाइल वाले ग्रीन फ्लैग। क्या सर आप कोई ऐसा पेशेंट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो टमी टक ने सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल कॉन्फिडेंस भी कंप्लीटली दिया हो आपने? एक बार हमारे पास एक लड़का आया जो 6 फीट की हाइट का रहा होगा और करीब 120-30 केजी के आसपास उसका वजन था, खूब मोटा, और माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो खा पी करके खूब बढ़िया मोटा हो गया था। और जब मेरे पास आया तो उसके मदर फादर बेसिकली आंसुओं से रो रहे थे, और लड़का बिल्कुल मस्त कि हमको तो पिज़्ज़ा बर्गर ही अच्छा लगता है, हमको तो यही खाना होता है, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल गेम खेलते रहते हैं। 20-21 साल के आसपास का था, और चूंकि इकलौता बेटा था इसलिए बहुत ज़्यादा लाडला भी था। तो उसको मैंने लखनवी अंदाज में 3-4 बार काउंसलिंग कर चुका था, फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेशरम। फिर एक बार मैंने इलाहाबादी अंदाज में उसकी काउंसलिंग की और उसको बहुत ही स्कोल्ड किया, मतलब इतना ही स्कोल्ड किया कि मैंने उसको बोला कि तुम धरती पर बोझ हो। सर लोग चिढ़ाते भी बहुत गंदा है ऐसे लोगों को। उसके ऊपर उसका भी फर्क नहीं था। हाँ। तो मैंने उसको ये एहसास कराया कि तुम धरती पर बोझ हो, और तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप इतने परेशान हैं। तो और मेरी बात सुनकर के उसके माँ बाप भी बड़े अचंभित हो गए कि मेरे बच्चों को इतना खराब वर्ड क्यों बोल रहे हैं, और उनके सामने बोल, और उनके सामने ही वो उस समय चले गए। मतलब देखा जाए तो नाराज होके ही चले गए होंगे। 2 साल के बाद
मेरे पास एक हट्टा कट्टा आर्मी टाइप की पर्सनालिटी का एक बंदा आया कंसल्टेशन कराने के लिए। तो मैंने उसको देखा और बोला कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। कहता सर पहचाना नहीं आपने। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने कहा था कि धरती पर बोझ हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप समझ गए। आपकी सर हमारी बात लग गई। उस दिन से मैंने अच्छी डाइट स्टार्ट की और मैंने अपना करीब करीब 45-50 केजी वेट लूज किया और उसकी मैंने मसल देखा कि आर्मी वाले जैसे होते हैं उस तरह उसकी मसल। तो मैंने पूछा तब आए क्यों। कहता सर ये जो लटक रहा है ना ये नहीं जा रहा है, हम इसके लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत सही किया क्योंकि अगर लटका रहेगा तो मतलब डीमोरलाइज हो गए तुम। तो मैंने उसकी फिर टमी टक की और उसकी जो हैंगिंग स्किन थी उसको टक किया और उसके बाद दोबारा वो कभी मोटा नहीं हुआ, बिल्कुल फिट हेल्थ। हमको 2-3 साल के बाद, हाँ बिल्कुल मैं दूंगा। 2-3 साल के बाद मेरे पास आता रहता है दिखाने के लिए। अच्छी पर्सनालिटी उसकी। और बाद में उसी के पेरेंट्स ने आकर मुझको बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि उस दिन आपकी बात बहुत बुरी लगी थी लेकिन उसकी वजह से मेरे बच्चे की लाइफ बदल गई। तो सर मतलब ये तो बहुत रिलेटेबल स्टोरी हो गई। बिल्कुल सर जो सबसे बड़ा इशू होता है कि कौन से सर्जन के हाथों अपनी सर्जरी करवाएं, वो सबसे टफ डिसीजन होता है। तो बेस्ट सर्जन चूज करते वक्त पेशेंट को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? एक्सपीरियंस या बिफोर आफ्टर रिजल्ट, वो तो आजकल फेक भी हो रहे हैं। सबसे पहली चीज क्वालिफिकेशन, MCH DNB प्लास्टिक सर्जरी। सेकेंड चीज एक्सपीरियंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली उस टाइप के केस करने में। बाकी सब सारी चीज तो ये है कि आप विराट कोहली को सेलेक्ट कर रहे हो कि MS धोनी को सेलेक्ट कर रहे हो। सर नए लड़के ले लेते हैं वो भी एक्सपीरियंस वाले हो गए। नहीं तो अगर किसी नए लड़के के हाथ में भी हुनर है तो उसको भी आप करा सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे हाँ नया भी लड़का, लेकिन उसमें अगर कुछ एक्सपीरियंस है उस तरह के केसेस करने की, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस समय के साथ ही आता है। तो कैप्टन तो आप उसी को बनाओगे ना जो लंबे समय से एक्सपीरियंस है। IPL देखते हैं आप? कभी कभी। फेवरेट टीम? कोई ऐसा नहीं। कोई नहीं। ओके सर, फर्स्ट कंसल्टेशन में पेशेंट को सर्जन के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए? सारी चीजें जो इस पॉडकास्ट में जैसे हमने डिस्कस की है, तो पेशेंट के पास भी एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए। उसको कौन सी सर्जरी करनी है, वो सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं है, उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले प्रिपरेशन उसको क्या करनी है, सर्जरी के बाद की क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, पेन कितना होगा, खर्च कितना लगेगा, ये सब सारी चीज़ें लिस्ट बना के ले जानी चाहिए। और पूरी तरीके से, कहते हैं ना लखनवी अंदाज में, पूरी तरीके से मुतमैन हो जाना चाहिए तभी सर्जरी करानी। अब सर सपोज कीजिए मैं ही हूँ पेशेंट, तो अब आप मुझे मतलब कैसे गाइड करेंगे? आप तो फिट कैंडिडेट लग रहे हैं, तो आपको मैं सीधा सीधा ये 2 चीज़ें पूछूंगा कि डायबिटीज हाइपरटेंशन तो नहीं है, नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं होती है, नहीं है, और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए। आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि हम आगे करेंगे। तो देन इस कंडीशन में इस तरह के पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट होते हैं। सर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए और ऑनलाइन रिव्यूज हो गए, सच में सर्जन की क्रेडिबिलिटी शो करता है कि मतलब वो कितना क्वालिफाइड है? नहीं, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे इस समय बहुत सी फेक चीज़ें भी चल रही हैं और दुर्भाग्य की बात है कि इसमें इतनी चीज़ें फैल गई हैं कि सच और झूठ में पता लगा पाना, रिव्यूज़ हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, तो आपको जब सर्जन के पास जा रहे हो तो फिर थोड़ा सा अगल बगल अड़ोस पड़ोस में उसकी क्रेडिबिलिटी भी पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सी फेक चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी फाल्स चीज़ें क्रिएट कर दी। अब तो AI आने की वजह से और भी फाल्स चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। दुबई, US और बैंकॉक जैसे कंट्रीज से पेशेंट इंडिया आ रहे हैं और स्पेशली वो मतलब यहाँ पे सर्जरी करवा रहे हैं, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बिगेस्ट रीजन क्या है? ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और अच्छा रिजल्ट देना, रियल में अच्छा रिजल्ट देना, यही 3 चीज़ें हैं। अगर आप ऑनेस्टली उनको लूटेंगे नहीं, आपकी ट्रांसपेरेंसी है कि जितना पैसे खर्च होने हैं वो पहले से उनको पता है, और फुल तरीके से केयर देकर के उनको अच्छा रिजल्ट दीजिए तो हमेशा होंगे। इसलिए हमारे पास रेगुलरली ऑल ओवर द वर्ल्ड से पेशेंट आते रहते हैं
क्योंकि 25 साल का ट्रस्ट और रिजल्ट है। सर अगला क्वेश्चन 25 साल पे ही है कि 25 सालों में आपने हजारों जिंदगियां बदली हैं, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट है जिससे आपको फील करा है कि ये प्रोफेशन सर्जरी नहीं उससे कहीं ज़्यादा है? यस, कई बार ऐसा होता है। हाँ 25 और जब भी स्पेशली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में या जहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और जहाँ पर डिफ़िकल्ट सर्जरीज होती हैं, जब उससे निकल के आते हैं तो ऐसा लगता है जंग जीत के आ रहे हैं और उसके अंदर बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। अब टमी टक के मामले में बताएं तो एक फीमेल थी, उनको पोस्ट प्रेगनेंसी वर्टिकल वाला उनका सिजेरियन हुआ था और उसमें हर्निया था। वो उसको बहुत लंबे समय से अवॉइड करती थी और इतने लंबे समय से अवॉइड किए कि उनका हर्निया बाहर निकल के करीब करीब 7-8 केजी का हो गया था। तो वो जब हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आई थी तो एक स्टूल अलग रखना पड़ा था उसको रखने के लिए, क्योंकि वो जब परेशान हो गई तब वो आई। उनको हालांकि पहले सर्जरी करा लेनी चाहिए थी। फिर उसके अंदर उनका अल्ट्रासाउंड कराया, उनको प्रिपेयर कराया, उनको कॉम्प्लिकेशंस ही बताया कि भाई डिफ़िकल्ट सर्जरी होगी। तो उसमें टमी टक के साथ साथ मैंने उनकी हर्नियोप्लास्टी की, मेस लगाया और कंट्रोल किया। उसके बाद वो पेशेंट इतनी हैप्पी थी कि वो मतलब हम बता नहीं सकते हैं। और उसको हैप्पी देख करके मुझको भी बहुत प्राउड अच्छा फील हुआ, प्राउड फील हुआ। सर ये बहुत खतरनाक केस था। सर प्लास्टिक सर्जरी में साइंस और आर्टिस्ट्री दोनों का यूनिक ब्लेंड होता है, तो ऑपरेशन टेबल पर ये बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? ऑब्वियसली बहुत क्रूशियल चीज़ है, बहुत सही सवाल है। प्लास्टिक सर्जरी ही एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर साइंस और इंजीनियरिंग और आर्ट तीनों चीज़ साथ में चलती है। साइंस इसलिए कि हमको मेडिकल साइंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लड सप्लाई कहाँ जा रही है, कौन से टिश्यूज़ कहाँ होंगे। इंजीनियरिंग हमको कितना कट करना है, कितनी डिज़ाइन बनानी है, किस तरह से करना है। और आर्ट, यहीं पर जो आर्ट वाली चीज़ होती है यही कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है। कई बार बहुत से सर्जन ऐसे होते हैं कि जिनका साइंस अच्छा है, इंजीनियरिंग अच्छी है, लेकिन आर्ट में कहीं ना कहीं वो आते हैं, तो वो आर्ट की परसेप्शन यही गॉड गिफ्टेड होता है। और जब ये होता है कॉम्बिनेशन में तो सच्चा प्लास्टिक सर्जन बनता है। वो चीज़ आपके अंदर है, क्योंकि हमने काफ़ी रिव्यूज़ भी चेक किए हैं, तो सर का रिव्यू कोशिश करता हूँ कि जो ऊपर वाले ने दिया है उसका पूरा फायदा दिया जाए। सर जो लोग सालों से टमी टक करवाना चाहते हैं और वो डर रहे हैं कि कैसे हम जाएं करवाने, तो उनके लिए क्या स्टेप होना चाहिए? उनसे मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, वो अपने उन सालों को सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। जिन ईयर्स में आप उसको अच्छी तरीके से फिट रह करके, सुंदर रह करके आप अपनी लाइफ कर सकते हो, वो साल आप अपनी लाइफ से हटा करके मिस कर रहे हो। पोस्ट प्रेगनेंसी सभी को टमी टक की ज़रूरत पड़ती है अगर आप फिट दिखना चाहते हो, प्री प्रेगनेंसी लेवल की टमी दिखना चाहता हूँ। तो मैं उनसे सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि वेट ना करें, क्योंकि उसमें है वो साल आप मिस कर रहे हो, वो फिट बॉडी मिस कर रहे हो, उसको डिले कर रहे हो जो आपका है। सर जितना साल जीना है एकदम फिट जियो। यस। सर प्रेगनेंसी के बाद जो लूज टमी रह जाता है, क्या वो नेचुरली ठीक हो जाता है या उसके लिए भी सर्जरी सॉल्यूशन है? प्रेगनेंसी के बाद जो लूज स्किन होती है वो कभी भी सही नहीं होती है, नेवर। और अगर आप प्री प्रेग्नेंट लेवल पर फिट दिखना चाहते हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, टमी टक। सर क्या सिर्फ फैट निकाल देने से फ्लैट टमी मिल जाता है या इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ प्रोसेस है? अगर आपकी टमी कभी एक्सपैंड नहीं हुई है, स्किन लूज नहीं है, स्किन की इलास्टिसिटी एंड टोन बढ़िया है, तो सिर्फ लाइपोसक्शन से काम चल जाएगा। बट अगर स्किन की टोन पुअर है, पहले से ही कुछ लैक्सिटी उसके अंदर है, लूज स्किन है, तो सिर्फ लाइपोसक्शन करने से लैक्सिटी और होती है, स्किन और एक्स्ट्रा रहती है, तो उसमें बिना टमी टक प्रोसीजर के और खराब दिखाई पड़ता है। उनमें बिना टमी टक प्रोसीजर के काम नहीं चलेगा। सर लूज हैंगिंग स्किन के लिए लाइपोसक्शन इनफ क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइपोसक्शन सिर्फ फैट निकाल रहा है, उसका स्किन से कोई लेना देना नहीं है। ओके। जब भी स्किन निकालना पड़ेगा तो उसको रीफिट करना पड़ेगा, वो और टमी इसीलिए टक में आ टमी जाएगा। टक है। यस। ओके।
सर हर लूज टमी को टमी टक की ज़रूरत होती है या कुछ स्पेसिफिक साइन होते हैं? सभी लूज टमीज को, अगर आप अपने टमी का यंग एंड स्मार्ट लुक देना चाहते हो और लूज स्किन है तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सर किस एज के बाद टमी टक की नीड सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? यूजली फीमेल्स में 30-32 के बाद, क्योंकि प्रेगनेंसी यूजली इसी एज ग्रुप के आसपास में होती है। मेल्स में 45-50 के बाद। ओके सर, फीमेल्स के लिए मॉमी मेकओवर होता है, तो मेल्स के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं? अब जैसे मॉमी मेकओवर का मतलब क्या है कि मदर बनने के बाद बॉडी में जो निगेटिव इफेक्ट आए हैं, जैसे लूज टमी, लूज ब्रेस्ट या कभी कभी लूज आर्म और लूज थाई, तो जब उसको हम करेक्ट करते हैं तो उसको हम मॉमी मेकओवर बोलते हैं। इसी तरीके से फादर के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी बट अपने करियर का ध्यान देते हुए, फैमिली का ध्यान देते हुए वो थोड़ा सा अनफिट हो आता है, थोड़ा सा फैट कुछ जगह आ जाते हैं, तो उसकी जगह जो टर्म होता है वो होता है डैडी मेकओवर। तो डैडी मेकओवर में बेसिकली लाइपोसक्शन ऑफ एब्डोमेन, फ्लैंक और लोअर बैक, और कभी कभी चेस्ट का लाइपोसक्शन जो गायनिकोमेस्टिया टाइप का होता है। तो यूजली इन लाइपोसक्शन से काम बन जाता है। कभी कभी मिनी टमी टक की भी जरूरत पड़ जाती है डैडी मेकओवर में। ओके, फुल टमी टक तो नहीं होता है? फुल टमी टक यूजली ओल्डर में, जब 60-70 के आसपास होते हैं, या कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक समय मोटा ये जो था, 40 से 50 वाला, हाँ, मतलब केजीज लूज किया है, उसमें जरूरत पड़ेगी। जितनी लूज स्किन उतनी ज्यादा टमी टक की एक्सटेंशन की जरूरत। डॉक्टर मिश्रा सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आपने आज जो इंसाइट शेयर किए, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये उन हजार लोगों के लिए एक रोशनी है जो इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज या डर में थे और खुल के बात नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपके काम आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए किसी एक दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, या जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो उनके साथ। और अगर आप डॉक्टर आर.के. मिश्रा सर से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ में जाके आप उनसे मिल सकते हैं। और अगर आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक डिकोड करते रहिए। मैं हूँ स्वप्निल पांडे और ये था स्वप्निल डिकोड्स। थैंक यू। थैंक यू।